नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 45 और मैं हूं राकेश कुमार। झारखंड में एक बार फिर से राजनीति हलचल देखने को मिल रही है। राजनीतिक हलचल के बीच से कई मुद्दे भी सामने आ रहे हैं, लेकिन बयानबाजियों का भी दौर चल रहा है। सबसे अहम बात कही जा सकती है कि जिस तरीके से आज की बातचीत की जाए तो सदन की कार्रवाई चल रही थी, विशेष सत्र का आयोजन किया गया था और ऐसे मौके पर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से आज अंतिम दिन की चर्चा की गई तो कई ऐसे विधायकों ने कुछ बातों का जिक्र किया, कुछ मुद्दे भी आए और साथ साथ ये भी लगने लगा कि शायद एक बार फिर से राज्य की राजनीति गर्म होती नजर आएगी। कुछ बयानबाजियों को लेकर सदन के अंदर चर्चा जब शुरू हुई तब कई बातें आई और कुछ असंसदीय बातों को लेकर भी सवाल खड़े किए गए। विपक्षी पार्टी होने के नाते बीजेपी ने बड़े सवाल खड़े किए और साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि कई ऐसे मुद्दे थे जिस पर अभी भी आने वाले समय में सवाल खड़े होते दिखते नजर आ रहे हैं। 3 दिनों के तक चले इस सत्र के बाद से अब जाकर यह माना जा रहा है कि आखिर क्या कुछ हुआ, किस तरीके की आगे की रणनीति होगी, मुद्दे किस तरीके से आगे चलेंगे और साथ साथ यह भी माना जा सकता है कि आने वाले समय में राज्य को लेकर के क्या कुछ सरकार काम करने की तैयारी करेगी। लेकिन सदन के अंदर की गहमा गहमी के बीच से बातचीत की जाए तो कहीं ना कहीं मुद्दे हावी होते फिर से नजर आ रहे हैं और साथ साथ बयानों के भी दौर चल रहे हैं। जरा एक रिपोर्ट के जरिए समझते हैं कि आखिर किन बयानों को लेकर चर्चा हुई, किस तरीके से राज्य की राजनीति तेजी से गर्म होती नजर आ रही है और आने वाले समय में मुद्दों को लेकर जब बातचीत होगी तब किस तरीके की राजनीति देखने को मिल सकती है। एक रिपोर्ट से समझने की कोशिश करते हैं। अगर कहीं दिखा है अध्यक्ष महोदय अलग राज होने के बाद तो 2019 से परिवर्तन होना दिखा है। चाहे आधारभूत संरचना को लेकर हो, चाहे अध्यक्ष महोदय पर्यटन के क्षेत्र में हो, चाहे अध्यक्ष महोदय रोजगार सृजन को लेकर हो, कि हमारी केंद्र सरकार उसी तरीके से झारखंड को देखे जिस तरीके से गुजरात को देखती है, जिस तरीके से महाराष्ट्र को देखती है, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ को देखती है। झारखंड गरीब नहीं है, झारखंड को गरीब बनाया जा रहा है। साथ ही 27% ओबीसी के आरक्षण जो लटका हुआ है उसकी लड़ाई लड़ने की बात कही है। मूल वासियों के लिए थर्ड और चतुर्थ ग्रेड में तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों को 100% आरक्षित करने का उन्होंने कहा है। महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना जो पूरी दुनिया में डंका पीट रहा है। तो सरकार अगर नीलामी नहीं कर पा रही है तो कम से कम झारखंड में गृह निर्माण के लिए जो बालू घाट की नीलामी नहीं होने तक उसको आप फ्री कर दीजिए। लेकिन आप फ्री भी नहीं कर रहे हैं, पुलिस परेशान कर रहा है, पकड़ रहा है, लोगों को तंग कर रहा है। विशेष सत्र के आखिरी दिन राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सरकार ने अपना रोडमैप बताया तो विपक्ष जन मुद्दों की दुहाई देता रहा। सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यपाल के अभिभाषण को सरकार का श्वेत पत्र बताया, सरकार की सोच और इच्छा शक्ति बताई, सुदृढ़ और विकसित झारखंड की नींव बताई तो विपक्ष सरकार को उसकी कथनी और करनी का फर्क मिटाने की नसीहत देता रहा। संघीय ढांचे से लेकर झारखंड की झारखंडियत तक हर मुद्दा आया, लेकिन पक्ष विपक्ष का टकराव और टसन भी दिखा। सत्ता पक्ष ने विपक्ष में बैठने को मजबूर बीजेपी नेताओं को जमकर सुनाया। शुरुआत प्रदीप यादव ने की, कह दिया विपक्ष 24 पर आया है, कल को कोई नाम लेवा भी नहीं रहेगा। सोचना चाहिए भाई, हमने जो कहा हमने उसे कर दिखाया, तब तो जनता ने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया और हमें मुहर लगाया और हम 44 से 54 आए। आप पर विश्वास नहीं व्यक्त किया, आप 24 पर घट के चले गए। अगर इस तरह की उटपटांग बातें आपकी निकलेगी तो यहां से बाहर हो जाइएगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। जनता ये विश्वास हम पर करती है, इस सरकार पर करती है अध्यक्ष महोदय, और मैं कह रहा हूं साफ साफ शब्दों में। सत्ता पक्ष के निशाने पर बाबूलाल और चंपई ही रहे। प्रदीप यादव के बाद हेमलाल मुर्मू उठे तो बीजेपी की हार के जख्मों पर नमक छिड़कने में कोई कमी नहीं की। ऐसा बोले कि सदन में हंगामा हो गया। बीजेपी विधायक नीरा यादव माफी मांगने की मांग पर गई। न्यूरिना 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 न्यूरिना, संथाली में बोलता है गिरना। गिरते 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 कहाँ आया? खजूर में भी नहीं अटका और बबूल में लटका। गोगो दीदी तू गो 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 हो गया। आप पूरा का पूरा फॉर्म लेकर के पोटली बांध करके गुवाहाटी चला गया।
हेमलाल मुर्मू की जुबान पर बीजेपी विधायक मीरा यादव बिगड़ गई। हंगामे के बाद स्पीकर ने उनके एक शब्द को कार्रवाई से स्पंज कर दिया, जिसके बाद बाबूलाल बोलने उठे। बाबूलाल के पास बोलने को ज्यादा कुछ नहीं था, तो उन्होंने बीजेपी को मिले 33% वोटों को अपनी ताकत बता दी। भारतीय जनता पार्टी सी के अंक गणित के मामले में हम पीछे रहे, लेकिन 33% से अधिक वोट हमने भी लाया है। इतनी बड़ी तादाद में राज्य की जनता का पार्टी को 33.37% वोट आया और वहीं कांग्रेस पार्टी को मात्र 15.56% वोट आया। बाबूलाल ने कांग्रेस को घसीटा तो कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप ने बाबूलाल को सदन में ही आईना दिखाने में देर नहीं की। कह दिया बीजेपी 80 सीटों पर लड़ी और 33% वोट आए। कांग्रेस बीजेपी से आधी से भी कम सीटों पर लड़ी और 15% से ज्यादा वोट मिले। भारतीय जनता पार्टी कितने सीटों पर लड़ी थी पहले उनको ये देखना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी कितने सीटों पर लड़ी थी उसको ये देखना चाहिए। उसके बाद में ये आकलन निकालना चाहिए ना महोदय। सत्ता पक्ष से सबसे ज्यादा देर कल्पना सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोले। सीएम हेमंत विपक्ष पर नर्म दिखे, लेकिन कल्पना ने ज्यादा बोला नहीं तो ज्यादा छोड़ा भी नहीं। सरकार को अस्थिर करने की साजिश से लेकर हेमंत सोरेन को जेल भेजने का षड्यंत्र तक कल्पना ने कुछ बाकी भी नहीं रखा। पहला कारण है हमारी जनता का बीजेपी के ऊपर में गुस्सा इसलिए क्योंकि 2019 में जब जनादेश हमारी गठबंधन सरकार को मिला, इन्होंने गिराने का क्या क्या नहीं कर्तव्य किया है ये आप लोगों को सबको पता है आदरणीय महोदय। और उसी दौरान में इस साल के प्रारंभ में हमारे राज्य के मुख्यमंत्री को जेल में डालने का काम किया है और षड्यंत्र के तहत में किया है, क्योंकि एक आदिवासी नेता इनसे सहा नहीं जाता है। चुनाव नतीजों ने बीजेपी को एक किनारे कर दिया है। उसके तमाम मुद्दे बुरी तरह पीट गए। बीजेपी झारखंड गठन का श्रेय जो लेती थी कल्पना सोरेन और सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी के उस इकलौते एजेंडे पर भी हमला बोला। कह दिया सालों की लड़ाई का नतीजा झारखंड है। तब के पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को झारखंड की बात सुननी पड़ी थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राज को अलग किया, ये बात सही है अध्यक्ष महोदय। अटल बिहारी वाजपेयी जी तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस बात पर मुहर लगाई जरूर, लेकिन यह भी सत्य है अध्यक्ष महोदय कि गरीब, गुरुआ, किसान, मजदूर, इन सब लोगों को कोई हक, अधिकार उसके घर पे लाके नहीं देता है अध्यक्ष महोदय, उसके दरवाजे पे लाके नहीं देता है अध्यक्ष महोदय। उसके लिए उसको संघर्ष करना पड़ता है, और छोटा मोटा संघर्ष नहीं अध्यक्ष महोदय, ये तो अलग राज का बात है। विशेष सत्र का आखिरी दिन आने वाले 5 साल का ट्रेलर था। बीजेपी बैकफुट पर दिखी, सत्ता पक्ष हावी रहा। इसकी एक ही वजह है, नंबर। बीजेपी को 21 का ये नंबर पूरे 5 साल सूल की तरह चुभेगा। सरकार को घेरने के हर मुद्दे पर 21 का नंबर उसकी आवाज को कमजोर करेगा और सत्ता पक्ष बार बार उस पर मजे लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 45। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि विधानसभा का विशेष सत्र था और इस दौरान कई चीजों पे जिक्र किया गया, आरोप प्रत्यारोप भी दिखाई पड़े, मुद्दों पे भी बातचीत की गई और सबसे अहम बात कही जा सकती है कि अनुपूरक बजट के माध्यम से बाकी के जो कार्यकाल है इस खास करके वित्तीय वर्ष के, उस पर भी चर्चा होती नजर आ रही है कि किस तरीके से राज्य में विकास की बात की जा सकती है। तमाम सवाल जरूर दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ आज भी 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सत्ताधारी दल से भी जुड़ रहे हैं और विपक्षी पार्टी से भी जुड़ रहे हैं। सत्ताधारी दल यानी कि जेएमएम की तरफ से बटर सिंह देवल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। अशोक बड़ाइक जी बीजेपी की तरफ से जुड़ रहे हैं, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और जरा चलते हैं बीजेपी के पास, सबसे पहले चलना चाहेंगे खास करके अशोक जी से आज बातचीत हो रही थी, कई मुद्दों पे भी बातचीत हो रही थी और बटर जी ने भी कई चीजों पर जिक्र पहले भी किया है। 3-4 मुद्दे सामने दिखाई पड़े। खास करके एक बात आई कि किस तरीके से राज्य में युवाओं के भविष्य को लेकर चर्चा चल रही है, साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि परीक्षाओं को लेकर के क्या कुछ होगा, रोजगार को लेकर बातचीत की जा रही है और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि सदन के अंदर कुछ असंसदीय
बातों का भी जिक्र किया गया, जिसको लेकर महिला विधायकों ने पूरी तरह से इसका विरोध किया है। लेकिन सबसे अहम बात कही जा सकती है कि आज एक बड़ी बात चर्चा हुई, राष्ट्रीय स्तर की बातचीत की जाए कि वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि साफ तौर पे कहा जा सकता है कि एक देश एक संविधान, और साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि एक ही चुनाव हो जाए तो इसे कैसे बेहतर ढंग से लागू कराया जा सकता है, इस पर भी आगे की बातचीत कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले चलते हैं जरा अशोक जी के पास। अशोक जी, क्या लग रहा है, सदन की कार्रवाई चल रही थी, 4 दिनों का सत्र था, 3 दिन कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कार्यकाल माना गया 3 दिन का, और उस दौरान मुद्दे भी आए, बहस भी हुई, बातचीत भी हुई, और साथ साथ ये भी कहा गया कि राज्य के हित में जो कदम उठाए जाने चाहिए उस पर सरकार कहीं ना कहीं कारगर ढंग से काम करने के दावे किए जा रहे हैं। ऐसे मौके पे क्या कहेंगे, क्या कुछ दिखाई पड़ा? सदन तो छोटा जरूर था, शपथ ग्रहण के लिए किया गया था, लेकिन मुद्दों को छोड़कर राजनीति नहीं हो पाती है, और आज भी राजनीतिक चर्चा तेजी से सामने उभर कर आई है। देखिए राकेश जी, विधानसभा सत्र चलता है तो राज्य की निगाहें पूरे हाउस के पर रहती है। हाउस में जनहित में कई ऐसे निर्णय लेने होते हैं, सरकार को कई ऐसे निर्णय को विधानसभा पटल पर रखी जाती है, बहस होती है, चर्चाएं होती है, और कुछ बेहतरी कोई भी नियम कानून बनती है जिसका इंप्लीमेंट सरकार करती है, इस झारखंड राज्य के हित में, झारखंडी हित में, आम आवाम के हित में होती है। लेकिन जिस तरह से राकेश जी आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक वरिष्ठ नेता के मुंह से जिस तरह से बयान सुनने को मिला, एक तरफ बोलते हैं कि हम लोग मैया के लिए हम लोग सम्मान हम लोग देने का काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कई कल्पना सोरेन जी सहित कई ऐसे, लुइस मांडी जी सहित, नीरा यादव जी सहित कई ऐसे वरिष्ठ वहां पर महिला विधायक बैठी थी, उनके सामने में किस तरह से महिला विधायकों के सामने में, हमारे माता बहनों के सामने में जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक ने एक बहुत ही असंसदीय भाषा का उपयोग किया है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए, राज्य की जनता से माफी मांगनी चाहिए। सिर्फ मैया सम्मान योजना, आप आर्थिक सहयोग करने से सम्मान नहीं होता है, सम्मान आपके भाषा से भी होनी चाहिए, आपकी सोच से भी होनी चाहिए, जो आज हेमलाल मुर्मू जी ने बोलकर महिलाओं को अपमान करने का काम किया है। चलिए, जिसकी जैसी सोच होती है, जैसा जिसकी मानसिकता होती है, उनके मुंह में भी जबान में वही बात आएगा, इसलिए यह तो उनका व्यक्तिगत विषय है। लेकिन विधानसभा जो होता है वो व्यक्तिगत नहीं होता है, ये पूरे राज्य की निगाहें होती है, राज्य का एक सम्मान का एक स्थान होता है। अगर वहां पर कोई व्यक्ति बोलता है तो मुझे लगता है सार्वजनिक माफी झारखंड मुक्ति मोर्चा को मांगनी चाहिए, हेमलाल मुर्मू जी को मांगना चाहिए, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को मांगना चाहिए। मैं दूसरे विषय पे आता हूं। देखिए, सत्र चल रहा था, राज्य की निगाहें थी कि कई ऐसे इस सरकार के गठन के बाद पहला लाठी इस राज्य के युवाओं के ऊपर पड़ा है। हजारीबाग में अपना हक अधिकार को लेकर जिस तरह से जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर जिस तरह से जो परीक्षा फल आए, युवाओं ने जिस तरह से आक्रोश व्यक्त किया, सरकार बनते ही जिस युवा से इन लोगों ने सहयोग लेने का काम किया, सरकार बनाने का काम जिस युवाओं ने किया, उसी युवा के ऊपर ये लोगों ने लाठी मारने का काम किया। मैं तो राकेश जी हर पटल पे, हर डोमेन पे मैं आपसे भी चर्चा करता हूं कि मैं बार बार बोलता हूं कि यह सरकार झूठ और फरेब से बनी है। ये पहले बार जब सरकार में आई तो 5 लाख इंटू 5 यानी 25 लाख सरकारी नौकरी का वादा देकर आई थी। इस बार आई क्या है कि मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपया देंगे। राकेश जी, मैं ग्राउंड रिपोर्ट आपको बता रहा हूं, क्या स्थिति है जो मीडिया चैनल दिखा रही है वो तो अलग है। दूसरी ये है इनसाइडर स्टोरी कि ये जो महिलाएं हैं 18 से 50 साल का, जो ये लोगों ने आंकड़ा दिया था कि 18 से 50 साल के सभी महिलाओं को हम 2500 रुपया देंगे। अब इनके अधिकारियों की करतूत मैं बताता हूं। ये पत्र लिखकर अब ऐसे महिलाओं से मांग रहे हैं जिनके पास, जिनको गया है 1-2 महीना का पैसा गया है, अब उनको आधिकारिक पत्र लिखकर पैसा वह वापस जमा करने की मांग कर रहे हैं। देखिए, इसकी हर बार ये किसी ना एक वर्ग को छलते हैं। पहला 5 साल छले युवाओं को, दूसरा साल छल रहे झारखंड की महिलाओं को। एक बार बोलते हैं कि हम सभी महिलाओं को देंगे, अब 60 लाख महिलाओं को हम मैया सम्मान योजना के तहत हम राशि देंगे, और दूसरे तरफ इसके अधिकारी नोटिस जारी करके वो जितने भी 2-3 महीना पैसा दिए वो वसूली का काम करते हैं। तो ये उनकी सरकार बनने से पहले की कथनी और सरकार बनने की बाद की करनी ये बताता है कि ये सरकार झूठी है, निकम्मी और फरेबी है। तो ये लोग अपना तय कर ले कि हर साल आज युवा को ठगे हैं, पहला 5 साल, दूसरा साल महिलाओं को ठगे हैं, आने वाले समय में वो किसान को ठगेंगे। और मैं तो ये भी बोलना चाहूंगा राकेश जी,
मैं तो ये भी बोलना चाहूंगा राकेश जी कि ये लोगों ने किसान को भी ठगने का काम किया है। आपने मैनिफेस्टो में 3200 रुपया प्रति क्विंटल देने की बात करने वाले लोग आज ये कितने आ गए हैं, वो 2500 पे आ गए हैं, यानी 700 रुपया का अपने वादा से मुकर रहे हैं लोग, और वो भी 15 दिसंबर के बाद लेंगे। तो क्या हाल होगा राकेश जी इस राज्य के किसानों का? चलिए, 2-3 मुद्दों पे तो मैं बार बार चर्चा करता हूं अशोक जी, और कहीं ना कहीं इन मुद्दों पे हम भी बातचीत करना चाहते हैं। हमारे साथ बटर सिंह देओल जी बने हुए हैं, जेएमएम से हैं, और कहीं ना कहीं सरकार जिस तरीके से काम करने के दावे कर रही है, वादे किए हैं जिस तरीके से, उस पर किस तरीके से अमल करेगी, इस पे हम बार बार बातचीत भी करेंगे। बटर जी, सवाल तो कई खड़े होते ही हैं, और खास करके विपक्षी पार्टी जिस तरीके से बातचीत करती है, और लगातार कहा जाता है इन मुद्दों को लेकर बातचीत होती रही है, और आज भी कई मुद्दों पर उन्होंने, अशोक जी ने सामने रखी है बात अपनी, और साथ साथ ये भी देखा गया कि विधानसभा के अंदर की जो गतिविधियां थी उस पर भी चर्चा हो रही थी। क्या लगता है कि सरकार इन सारे मुद्दों को लेकर कहा जा रहा है कि कैसे बढ़ पाएगी, क्योंकि अभी तो शुरुआती दौर है, बड़ी चुनौतियां, मैंने पहले भी कही है कि बड़ी चुनौतियां रहती हैं जब मजबूत सरकार काम करती है, लोगों की उम्मीदें भी रहती हैं, और जो वादों की बातचीत की जाए उस पर भी कहीं ना कहीं लोग उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं कि शायद वादे पूरे किए जाएंगे। क्या स्थिति नजर आ रही है? आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो गया है। देखिए राकेश जी, सबसे पहले तो मैं शुरू करूं कि हमारी जो सरकार बनी है, पहला सत्र समाप्त हुआ है। आपने हमारे मुख्यमंत्री और सारे विधायकों को, जितने भी हमारे कोalition के पार्टनर्स हैं, उनको सुना। तो हम अपने जो वादे हैं उनको पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और वो वादे पूरे होंगे। अब देखिए, ये मैया सम्मान योजना जब लॉन्च की गई थी तो उसमें ही आहर्ता रखी गई थी। ऐसा नहीं है कि कोई आहर्ता नहीं रखी गई थी, ब्लैंकेट ऑर्डर नहीं था वो। अब बीजेपी उसको भले जैसे मर्जी मोड़ ले, बट वो उसका नोटिफिकेशन निकाल के पढ़ ले कि किस जो मैया सम्मान योजना के पहले की कौन कौन उसके लाभार्थी हो सकते हैं, उसका जरूर वो एक बार चेक कर ले कि किसके लिए ये इशू की गई थी। तो देखिए, हमारे सामने चैलेंजेस बहुत है, बट ये चैलेंजेस मैं आपको गिना देता हूं, जो मोटे मोटे 3-4 पॉइंट्स में डिवाइडेड होते हैं ये चैलेंजेस। जैसे इकोनॉमिक चैलेंजेस है, जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल होगा, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्वेस्टमेंट आना चाहिए झारखंड में, क्योंकि देखिए बिना इन्वेस्टमेंट के जब तक लोग आके इन्वेस्ट नहीं करेंगे, नौकरियों का सृजन नहीं होगा और उस प्रदेश की प्रगति नहीं होगी। दूसरा है माइनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सस्टेनेबल माइनिंग, एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखना है। एक और ऐसा नहीं है कि अपने दोस्तों को दे दो, उसके बाद सारे एनजीटी के रूल्स ताक पे रख के जो मर्जी चाहते हैं वो करवा लो। वैल्यू एडिशन कैसे हो, हेल्थ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ केयर में कैसे पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाए, इस पे सबसे ज्यादा जोर रहेगा। मुझे हेल्थ और एजुकेशन पे हमारा सबसे ज्यादा जोर रहेगा। एग्रीकल्चर का जो हमने वादे किए हैं, आपको जरूर ये जो वादा उसको पूरा किया जाएगा। अभी तत्कालीन जो खरीद होगी उसके लिए नीति निकाल दी गई है, और आने वाले दिनों में जो हमने वादा किया उसको भी पूरा, मतलब ऐसा नहीं है कि देखिए कहते हैं ना कि मैं बार बार एक कहता हूं कि एक कहावत है इंग्लिश में कि यू कैन फूल सम पीपल ऑल द टाइम, मतलब कुछ लोगों को हमेशा बेवकूफ बनाया जा सकता है, और यू कैन फूल ऑल द पीपल, सारे लोगों को कुछ समय के लिए बेवकूफ बनाया जा सकता है, बट आप सारे लोगों को हर समय बेवकूफ नहीं बना सकते। तो जाना हमको जनता के कोर्ट में है, और अगर हम अपने वादे पूरे नहीं करेंगे तो जनता हमें वोट नहीं देगी। तो कौन ऐसी पार्टी होगी जो चाहती होगी? मुझे लगता है कि बीजेपी छोड़ के ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो मतलब अपने दोस्तों के और कॉर्पोरेट बंधुओं के लिए सारे वादे मुकर गए, जो होगा देखा जाएगा, जब तक वो है तब तक हम है वाला हाल नहीं है। हम जनता के बीच में है, और जनता ने हमें वोट क्यों दिया? बीजेपी ने तो बहुत सारे गिनाए कि हमने ये नहीं किया, बट जनता तक कुछ फायदा पहुंचा होगा तभी ना वोट किया। अब बीजेपी वाले बता दें कि हम, अब ये बताइए, ये मॉक कर रहे हैं, अशोक जी ने कहा कि ठग के जीत लिया है। तो मतलब ये तो एक तो झारखंड की जो मैंडेट है, झारखंड के जो वोटर्स हैं उनकी सोच पे इन्होंने कटाक्ष किया कि वो समझदार नहीं है, बेवकूफ है, कि उनको ठग के सरकार बनाई जा सकती है।
और दूसरा इसका मतलब तब तो हम ये भी कहेंगे कि मोदी जी आज तक ठगते ही आ रहे हैं भारत के वासियों को जो सरकार बना रहे हैं। अगर ठगने ही से सरकार बनती है तो सबसे बड़ा ठग मोदी जी हैं। घर से इनको अपने आप ऊपर झांकना चाहिए बोलने से पहले कि वो क्या बोल रहे हैं। ये भूल जाते हैं कि झारखंड भारत का ही अंग है, कोई विदेशी स्टेट नहीं है। तो हमने अपने जो मेन एजेंडाज हैं, हमने 5 साल आपको क्या फोकस करना वो हमने बता दिया। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो आज बात उठा रहे हैं कि सदन में एक वर्ड पे ऑब्जेक्शन था, तो मुझे भी मेरे पर्सनली है, मैं पार्टी की तरफ से पार्टी का क्या स्टैंड है मैं इस पे नहीं बोलूंगा। मेरे लिए पर्सनली इट वाज इन अ बैड टेस्ट। तो इससे बचा जा सकता है, ऐसी चीजों से बचा जाना चाहिए, क्योंकि देखिए हो सकता है ये मुहावरा हो, आम लैंग्वेज में यूज किया जाता हो, बट कहाँ यूज कर रहे हैं, किसके सामने यूज कर रहे हैं, ये सोचना चाहिए। तो इससे बचना चाहिए और इसको एक्सपंज भी कर दिया गया है। और जिनको भी अगर बुरा लगा है तो मैं खुद माफी मांगता हूं कि बट ये छोटे पॉइंट्स है। देखिए इसको जी बड़ी बात आपने कह दी, और जिस तरीके से हम बार बार कह रहे थे जी देखिए जिस तरह से अब इसको सेंसेशनलाइज करके बार बार वो वर्ड अब बीजेपी यूज कर रही है अपने पॉइंट स्कोर करने के लिए, जो वर्ड को एक्सपंज कर दिया गया। ये बार बार एक सवाल और आता है, चलिए बीजेपी तो विपक्ष में है और बार बार आवाज उठाती है, विपक्ष सवाल जरूर करती है। एक सवाल मेरा भी सवाल होगा, युवाओं के भविष्य को लेकर लगातार चर्चा हो रही है और कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें जिस तरीके से गड़बड़ियां होने की आरोप लगाए जा रहे हैं और उसके बाद से एक प्रदर्शन, युवाओं को सड़क पर उतरना, कानून व्यवस्था के तहत लाठीचार्ज किया जाना, ये सारी चीजें किस रूप में देख रहे हैं आज के दिन देखा जाए तो? क्योंकि इस पर भी कहीं न कहीं बीजेपी लगातार सदन के अंदर और सड़क पे भी सवाल खड़े कर रही है। देखिए लाठीचार्ज की जहां तक बात है, लड़कों का डेमोक्रेटिक राइट है प्रोटेस्ट करना, पीसफुल प्रोटेस्ट करना, वायलेंट प्रोटेस्ट करना नहीं। मैं उस दिन से भी बार बार बोल रहा हूं कि जब कानून अपने हाथ में भीड़ लेगी तो पुलिस की, क्योंकि आपका अगर लोकतांत्रिक हक है, मान लीजिए आप रोड जाम करते हैं, ठीक है, बट आप ये बताइए कि अगर मैं उस सड़क पे जा रहा हूं, आपने रोड जाम किया हुआ है, आपका लोकतांत्रिक हक है कि ये प्रोटेस्ट करना, तो क्या मेरा लोकतांत्रिक हक नहीं है कि मैं उस रोड पे चलूं? आप मुझे जबरदस्ती रोक दीजिएगा? तो आपने, क्योंकि आप फिर भी हमारी सरकार उसके लिए संवेदनशील है, लेकिन अगर आप कानून को हाथ में लीजिएगा, सरकारी प्रॉपर्टी को डैमेज कीजिएगा, तो पुलिस अपना काम करेगी। ऐसा नहीं है। आप वीडियो फुटेज निकालिए, क्यों लाठीचार्ज करनी पड़ी, ये सामने आपके पास, सब मीडिया के पास फुटेज है। क्या पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दी? वो बैठ के वो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे या गायत्री मंत्र पढ़ रहे थे रोड पे और उन्होंने बर्बरता दिखाई और उस पर अटैक कर दिया? क्या ये माहौल था? क्यों चलाना पड़ा पुलिस को लाठीचार्ज, क्यों करनी पड़ी? इस पे कोई नहीं जाएगा। चलिए यानी कि सीधे सीधे कहा जा सकता है कि छात्रों ने भी कानून का उल्लंघन किया और इसके बाद से लाठीचार्ज की गई, युवाओं ने भी सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की। जरा चलते हैं अशोक जी के पास। अशोक जी, कई मुद्दों की हम चर्चा कर रहे थे, खास करके बटर जी ने जिक्र किया कि इस सरकार से इन्वेस्टमेंट की बात की है, माइनिंग को बेहतर करने की दिशा में कदम बढ़ाए जाने की बात कही गई है, हेल्थ और एजुकेशन की चर्चा की गई है और साथ साथ कृषि की जिसकी आपने चर्चा की उसमें भी साफ तौर पर कहा है कि जो वादे किए गए हैं उसे पूरा किया जाएगा और एक रेट की भी आपने चर्चा की। क्या लगता है कि आप लोग इसे किस तरीके से मॉनिटरिंग करेंगे, क्योंकि लगातार चर्चा के दौरान आप भी इन सारे मुद्दों पे बातचीत करते हैं, गौर करते हैं और सवाल भी खड़े करते हैं? राकेश जी, अभी मेरे साथी बोल रहे थे, ये देखिए मैया सम्मान योजना का, ये अगर दिख रहा होगा तो ये मैया सम्मान योजना का ये ऑफिशियल झारखंड सरकार का, हेमंत सोरेन जी का फोटो है, ये ऑफिशियल सरकारी विज्ञापन है। इसमें यहां पर आवेदन का जिक्र किया गया है कि 45,36,597 आवेदन प्राप्त हुआ और पहली किस्त, दूसरी किस्त जारी हो चुका है। अब आप बताइए, मेरे साथी से मेरा प्रश्न है कि एक तरफ आप बिना वेरीफाई करके आप इतना आवेदन को अपने सरकारी एड में दिखा रहे कि इतने महिलाओं का आवेदन प्राप्त हुआ, आपने उसको पैसा भी दिया, तो फिर पैसा दिया तो या तो आप उस समय गलत है या आप अभी गलत है।
आप उस समय सिर्फ वोट लेने के लिए बिना वेरीफाई किए हुए, बिना टर्म्स कंडीशन के आप उसको पैसा दे दिए, उस माताओं को, बहनों को। और आज आप टर्म्स कंडीशन डाल के वापस उसी बहनों से, माताओं से पैसा वसूलने का काम कर रहे हैं। तो या तो हेमंत सोरेन जी पहले सही थे, या तो अभी सही है, या तो वो पहले गलत थे या अब गलत है। तो ये तो आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। झूठ हम नहीं है, सत्ता में आप है, और सत्ता में से सवाल राज्य की जनता पूछेगी, और राज्य की जनता का हम आवाज बनकर एक विपक्षी दल के रूप में हम तो सवाल पूछेंगे कि आपने उतने आवेदन लिए और बिना वेरीफाई करके पैसा दे दिया अकाउंट में, और 3 महीना देने के बाद वोट ले लिए, और आज जब वोट कैसे अपना निजी स्वार्थ पूरा हो गया, आप मुख्यमंत्री बन गए, सरकार बन गई, अब आप पैसा वसूलने का काम कर रहे। देखिए राकेश जी, मैं 3 उदाहरण देना चाहता हूं। मैया सम्मान योजना के बारे में तो अब राज्य की महिलाएं अब जान चुकी है कि किस तरह से यह टर्म्स कंडीशन, कई तरह से वसूली पत्र जा रहा है। राज्य की महिलाओं का आंख पहले महीना में ही समझ में आ गया कि यह सरकार वही है, ये बोतल भी वही नई दिख रही थी, शराब वही है। यानी 5 साल पहले जो झूठ के जो आईना दिखाए थे राज्य की जनता को, ये वही सरकार है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जिस तरह से महिलाओं को इसने ठगने का काम किया, किसानों को ठगने का काम किया, 3200 की जगह में अब 2400 देने का काम कर रहे हैं। उसी तरह से आप देखेंगे कि कई ऐसे, इन्होंने बोला था कि हम बालू मुफ्त देंगे, आज प्रधानमंत्री आवास योजना में क्या स्थिति है, आज उसके बाद अबुआ आवास योजना जो आपकी योजना है उसकी क्या स्थिति है। देखिए, इन लोग के पास करने के लिए कुछ नहीं है, और जो युवा आज अपने लोकतांत्रिक तरीके से अपना हक अधिकार को लेकर रोड में संघर्ष कर रहे हैं, क्या वो चूड़ी पहनकर बैठ जाए? क्या इस देश का इतिहास छात्रों का आंदोलन से कभी नहीं लिखा हुआ है क्या? देखिए, ये लोग सत्ता में आते हैं तो अहंकारी हो जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि वही आदिवासी मूलवासी झारखंडी छात्रों ने आपको सत्ता में बैठाने का काम किया है। और आपको बता दे रहे हैं, जब बोलते हैं ना, जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है, तो इसलिए जब छात्र बोलेंगे तो सिंहासन को डोलाने का काम करेंगे। जेपी आंदोलन से लेकर कई ऐसे आंदोलन ने बताने का काम किया कि सत्ता का अहंकार ज्यादा दिन टिकता नहीं है। जिस दिन युवा सड़क पर आ जाएगा, सत्ता को कान पकड़ के से वापस नीचे उतारकर वापस जमीन में बैठाने का काम करेगा। इसलिए युवाओं के साथ लड़ाई मत कीजिए, युवाओं के भावनाओं का कद्र कीजिए। युवा अगर बोल रहे हैं कि ये इसमें अनियमितता बरती गई है, परीक्षा फल से संतुष्ट नहीं है, तो सरकार किस लिए होती है राकेश जी? सरकार राज्य की जनता की भावनाओं का कद्र करने वाली होती है। अगर राज्य के युवा को अगर विश्वास नहीं है, उसको लगता है कि ये परीक्षा फल में कुछ त्रुटियां हुई है, तो आप जांच कमेटी बैठाए ना, एसआईटी बैठाइए, सीबीआई जांच को अनुशंसा कीजिए। आप करेंगे कुछ नहीं, और जो लोकतांत्रिक तरीके से अपना हक अधिकार को लेकर सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, उसको आप उग्रवादी, आतंकवादी, अपराधी जैसा आप उसको मारेंगे, पीटेंगे। तो लोकतंत्र में ऐसा नहीं चलता राकेश जी। लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। अगर आप में थोड़ी बहुत भी लोकलाज शर्म हया है तो आप अनुशंसा कीजिए, अपने दाग को छिपाने का काम मत कीजिए। अगर आप पे दाग लगा है सरकार में तो उसको मिटाने का काम कीजिए, और राज्य की जनता, राज्य के युवाओं को विश्वास में लेकर सीबीआई जांच की अनुशंसा कीजिए। लेकिन आप करेंगे नहीं। और मैं विषय पे आता हूं राकेश जी, आपने जिस तरह से देखिए, ये सरकार थोड़ी समय की कमी महसूस हो रही है, और खास करके जिस तरीके का माहौल की हम चर्चा करते हैं उसमें तमाम चीजों पे बातचीत करेंगे, और भी मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे। लेकिन आज के वक्त की बातचीत की जाए तो जरा एक जवाब आप उनसे ले ही लेते हैं, बटर जी से। बटर जी, सरकार जिस तरीके से दावे कर रही थी, लगातार आरोप लग रहे हैं, मैया सम्मान योजना की बात कही जा रही है, युवाओं की बात कही जा रही है, रोजगार को लेकर चर्चा होती रही, क्या लगता है कि सचमुच राज्य में जिस तरीके के हालात हैं, उन सारे सवालों को लेकर जब सरकार बातचीत करती है सदन के अंदर या फिर पब्लिक डोमेन पे, तो किस तरीके से जाना चाहेगी? आपने कई चीजों का जिक्र भी किया कि कहां फोकस एरिया होगा आपका, लेकिन कुछ बुनियादी मुद्दे हैं जिसको लेकर बीजेपी भी सवाल खड़ा कर रही है, और साथ साथ कहीं ना कहीं सड़कों पर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या लगता है, कितना चुनौती लग रहा है, कितनी चुनौती के साथ आप लोग जाएंगे, और साफ तौर पर कैसे निदान दिखाई पड़ रहा है सामने आपको? देखिए, सबसे पहले तो ये जो छात्रों का आंदोलन था, ये इलेक्शन से पहले की बात है, कोई नई बात तो है नहीं। और जी, हमने देखा कि कैसे पेड कैंपेन चलाया गया, कैसे इंस्टीट्यूट्स के मालिकों के द्वारा और कुछ इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा मोदी जी को भी मिले जाके हजारीबाग में। आप ये सोचिए कि खाली एक क्षेत्र में ये क्यों हो रहा है? अगर खाली युवा हजारीबाग में है, पूरे झारखंड में बाकी युवा है ही नहीं। देखिए, जो जेन्युइन युवा है, वो जिनकी एडमिशन हो गया, जिनको सिलेक्शन हो गया, वो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, बाकी अगले परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ये वैसे लोग हैं जो फ्रिंज एलिमेंट्स कहते हैं। देखिए, हम तो पहले कह रहे हैं कि आपको अगर तकलीफ है, देश में न्यायपालिका है,
बहुमत वाली ये मतलब जिसको कहते हैं ना बहुसंख्यक वाला, ये दिमाग से निकाल दीजिए। और हमारे दोस्त कह रहे हैं, मुझे तो बहुत खुशी हुई कि लोगों की भावना की कदर करनी चाहिए। अब बताइए, पार्लियामेंट में पूरा ऑपोजिशन कह रहा है कि अडानी जी को अरेस्ट कीजिए, अडानी जी पे एसआईटी गठित कीजिए, वहां तो कुछ नहीं हो रहा, वहां तो सब चंगा सी। पर झारखंड में इनको कि प्रोटेस्ट हो रहा है तो उस पर तुरंत एसआईटी चाहिए, है ना। और ये बोल रहे हैं कि भोले भाले। तो मैं बता दूं, मोदी जी की सरकार में जब पंजाब से या किसान जा रहे थे दिल्ली की ओर, तो हरियाणा सरकार अभी तक बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो अभी तक जेल में हैं, जिनके ऊपर केस ही नहीं पता कौन सा केस है, मिसिंग है। अब फिर उस समय आपने देखा एक किसान को तो गोली मार दी है हरियाणा बॉर्डर में बीजेपी सरकार ने, और ये बोल रही है कि ये बात कर रहे हैं कि नहीं नहीं आप तो पुलिस का काम है। पुलिस को अगर लगता है कि अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, संभल में क्या हुआ, कितनों पे एनआईए लगा, कितनों पे यूएपीए लगा, क्यों लग गया भाई? वो भी तो बहुसंख्यक थे उस समय वहां पर, तो करने देते उनको जो करना था। वहां तो उनके मुंह से निकलेगा नहीं। जी, बहस चलती रहेगी और जिस तरीके से हम बातचीत करते रहे हैं, मुद्दे तो रहेंगे ही, और खास करके थोड़ी समय की कमी महसूस हो रही है। हम और भी मुद्दे पे आएंगे। हमने पहले तय किया था कि 2-3 मुद्दों पे ही जाकर बातचीत करेंगे, लेकिन जब चर्चा होती है तो तमाम मुद्दे भी आते हैं। राष्ट्रीय स्तर के भी कई मुद्दों पे हम बातचीत लगातार करते रहे हैं, और आज की बातचीत की जाए तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मसला सामने आता जा नजर आ रहा है, उस पर भी हम जाएंगे। राज्य में जिस तरीके के हालात हैं, मुद्दों की हम बातचीत जब करेंगे तो सत्ता पक्ष विपक्ष से भी बातचीत करेंगे, और एक एक करके कई ऐसे गंभीर मुद्दे हैं जिस पर हो सकता है कि आने वाले समय में हम आंकड़ों के साथ बातचीत करेंगे और कुछ बारीकियों के साथ बातचीत करेंगे। और मैं अपने मेहमानों से भी उम्मीद करूंगा कि उस बारीकी के तहत हमने पहले ही हम उनसे चर्चा कर लेंगे कि इन सारी विषयों पे हम बातचीत करेंगे, जिससे कि एक बेहतर डिबेट की ओर जा सके, बेहतर चीजों को लेकर आगे बढ़ सके, जिससे राज्य में समस्याओं का समाधान भी हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था बरकरार भी रहे, और साथ साथ ये भी माना जाएगा कि आने वाले समय में विकास की भी हम बात कर पाए। लेकिन राष्ट्रीय स्तर के भी कुछ मुद्दे हैं जिस पर राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका नजर आएगी। आने वाले समय में परिसीमन का मामला आने वाला है, 1 नेशन 1 इलेक्शन की हम बात करते हैं, और साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पे एकजुटता की भी बात आती है। इन सारी चीजों पे हम जरूर चर्चा करेंगे। हम अपने मेहमानों से आज काफी ज्यादा बातचीत करने की स्थिति नजर नहीं आ रही है, समय की थोड़ी कमी महसूस हो रही है, लेकिन जिस तरीके के माहौल की हम चर्चा कर रहे हैं राज्य में, उसमें निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि बेहतर लोकतंत्र के साथ राज्य को आगे बढ़ाने की आवश्यकता महसूस हो रही है। समस्याओं का समाधान, निदान करना जरूरी है, और तमाम राजनीतिक दृष्टिकोण से बातचीत करने की जरूरी है महसूस हो रही है। ब्यूरोक्रेसी को भी कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़नी चाहिए, ऐसी चर्चा भी है और बातचीत के दौरान आती भी है। तो तमाम चीजें चलेंगी, हम बहस करते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, और कोशिश करेंगे कि एक सही रास्ते पे चलने की पहल की जा सके। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।